नमस्कार, मेरा नाम है बलवंत सिंह और आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं पाठशाला, जिसपे हम उन सभी सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जो हमारे स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स में आते हैं। और आज का जो विषय हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपने दो शब्द सुने होंगे, और वो दो शब्द कौन से हैं? तो एक है इकोनॉमी और दूसरा है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था, और दूसरा है अर्थशास्त्र। सबसे पहले जरूरी है इस सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले कि हमें इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ जाए, क्योंकि अगर ये डिफरेंस हमें समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए इस सब्जेक्ट को समझ पाना बहुत आसान होगा। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम प्रैक्टिकल बेसिस पे समझते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने ये कि व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है। तो अगर इस अर्थव्यवस्था को हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन क्या होगी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर ऑल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस, यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जहां पर सभी आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो होंगी। ये एक छोटी सी लाइन पूरे इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये जो वर्ड लिखा हुआ है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, यानी कि आर्थिक क्रियाओं का, अगर ये समझ में आ जाता है तब तो इकोनॉमी पूरी समझ में आ जाएगी। अगर ये वर्ड नहीं समझ में आता है तो फिर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। लेकिन फिर भी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए कि इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या बनेगी? इज अ सिस्टम वेयर ऑल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस। अब ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या हैं? तो देखिए, इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं इसमें शामिल होते हैं 6 स्टेप्स। 6 स्टेप्स मिल करके बनाते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, यानी कि आर्थिक क्रियाएं। वो 6 वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। निवेश क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को खरीदने में या किसी भी चीज को बनाने में जो पैसा लगाते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। निवेश अगर हम करेंगे तो उस निवेश को करने से डेवलप होती है एक मशीनरी। अब मशीनरी क्या है? तो मशीनरी एक ऐसा सिस्टम जिससे प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब केवल ये मत समझिएगा कि मशीनरी का मतलब लोहे की या प्लास्टिक की कोई मशीन। मशीनरी का मतलब एक सिस्टम होता है जिससे प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट आता है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्शन क्या है। तो वो प्रोडक्ट जो बनेगा, अभी एक एक करके हम लोग इसको और भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो प्रोडक्शन हुआ है इसको हमें सेल करना है, बेचना है। कहाँ बेचेंगे वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब आगे चल करके यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें होगा प्रॉफिट। अब यहाँ पर दिमाग में एक बात स्ट्राइक करने लगती है कि प्रॉफिट के अलावा यहाँ पर तो नुकसान भी हो सकता है, तो यहाँ पर लॉस के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्यों प्रॉफिट के बारे में ही लिखा हुआ है? तो एक इसके बारे में समझ लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो वो प्रॉफिट के लिए करता है या लॉस के लिए? शायद आपको समझने में दिक्कत होगी। एक जनरल एग्जांपल, आप जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर हैं वो सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी आप ये सोच करके कर रहे हैं क्या कि 10 घंटे आप बैठ करके पढ़ेंगे, लेक्चर्स भी देखेंगे, पढ़ाई भी चल रही है, पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं आप, और उसके बाद में आप एग्ज़ाम देंगे और उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और फाइनली आप बेरोजगार होकर घूमेंगे? ऐसा तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। आपने सोचा है कि अगर पढ़ाई की जाएगी, लेक्चर्स सुने जाएंगे, उसके नोट्स बनाए जाएंगे, और अगर रेगुलर बेसिस पे हम प्रिपरेशन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जीवन में हमेशा कोई भी व्यक्ति जो अप्रोच रखता है तो वो कैसी होती है? पॉजिटिव। निगेटिव हो जाता है, निगेटिव कोई चाहता नहीं है, निगेटिव कोई सोचता नहीं है।
एक दूसरा भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सड़क पर निकला था मोटरसाइकिल या कार लेकर के, एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहां पर डेथ हो गई। क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति पहले से सोच करके बैठा हुआ है कि वो घर से निकलेगा, बाहर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। उसने क्या सोचा, तो उसने जो सोच थी, उसकी जो थॉट्स थी वो पॉजिटिव रखा है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पर भी सेम है कि हमें अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉफिट ही सोचा जाता है, निगेटिव हो जाता है। अगर प्रॉफिट होगा तो हमें सेविंग भी करनी पड़ेगी, बचत भी हमें करनी पड़ेगी। अगर आप देख रहे हैं सामने, तो इकोनॉमी का पूरा जो डेफिनेशन हो सकता है वो इन दो लाइंस में कंप्लीट हो जाता है। क्या है दो लाइंस? तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर ऑल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जहां पर सभी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? तो वहां पर आपका सीक्वेंस है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मशीनरी डेवलप होगी, प्रोडक्शन होगा, सेल करेंगे, प्रॉफिट होगा, देन सेविंग होगी। तो ये पूरा जो आपके 6 स्टेप्स है ये आपके इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का पार्ट होते हैं। अब आगे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि इनको हम प्रैक्टिकल कैसे समझते हैं। सपोज करिए एक कोई व्यक्ति जो है वो गाय खरीद के लाता है, काऊ। अगर वो गाय खरीद करके लाया है तो वो जो गाय है उसने पैसे दिए होंगे, यानी कि उसने क्या किया, सबसे पहला स्टेप इन्वेस्टमेंट किया। अब वो जो गाय है, वो गाय उस व्यक्ति के लिए क्या है, तो वो मशीनरी का काम करेगी। वो मशीनरी है, एक ऐसा सिस्टम जिससे प्रोडक्शन करेगी। वो क्या प्रोडक्ट बनाएगी वो, तो वो दूध भी देगी और काऊ डंक भी देगी। अब उस दूध का यानी कि जो प्रोडक्ट हुआ है उस प्रोडक्ट को वो सेल करेगा, यानी कि उसको बेचेगा। अगर वो उसको बेचेगा तो उससे उसे फायदा होगा और उसे फायदा होगा तो वो सेविंग भी करेगा। ये था आपका इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। अब इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो है इज अ सिस्टम वेयर वी लर्न हाउ टू यूज मिनिमम रिसोर्सेज अप टू मैक्सिमम लेवल, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इज अ कॉन्सेप्ट स्टडी ऑफ आइडिया वेयर वी लर्न हाउ टू यूज मिनिमम रिसोर्सेज अप टू मैक्सिमम लेवल। छोटे से एक शब्द में अगर इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना हो तो कम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना ही सिखाता है हमें अर्थशास्त्र। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो आप कम रखना चाहते हैं कि ज़्यादा? इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप गाय ही खरीदने गए थे तो गाय में आप पैसा कम से कम लगाना चाह रहे थे, कम से कम संसाधनों का अधिकतम से अधिकतम उपयोग करना चाह रहे हैं। तो ये कौन सिखाता है? तो ये इकोनॉमिक्स सिखाती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गाय को कम कीमत पे खरीदना चाहते हैं, लेकिन उस गाय का यानी कि जो मशीनरी है वो आप बड़ी से बड़ी चाहते हैं। मतलब आप वो गाय जो चाहते हैं वो दूध ज़्यादा देने वाली चाहते हैं, प्रोडक्शन आप ज़्यादा चाहते हैं, सेल आप ज़्यादा चाहते हैं, प्रॉफिट आप ज़्यादा चाहते हैं, सेविंग आप ज़्यादा चाहते हैं। तो ये हमें कौन सिखाता है? तो ये हमें सिखाती है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र सिखाती है। आई होप इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला जो टॉपिक यहाँ पर उसी को कंटिन्यू करेंगे। वो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी को ही कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमें इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करना है। अगर हम यहाँ पर इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, उसके टाइप हैं, और ये जो टाइप डिफाइन किए जा रहे हैं वो किसके बेसिस पर किए जा रहे हैं? तो वो टाइप डिफाइन किए जा रहे हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, यानी कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ही उसके टाइप डिफाइन किए जा रहे हैं। अब आर्थिक क्रियाओं में सबसे पहले क्या हुआ? तो वो था इन्वेस्टमेंट, यानी कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर ही जो अर्थव्यवस्था है उसके 3 प्रकार बनते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो यहाँ पर समझिएगा।
इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। अब बताइए निवेश कौन कर सकता है? तो जाहिर सी बात है इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक एक करके आपको वो समझना है। निवेश वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैसा होगा, और जिसके पास पैसा होता है ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है पूंजीपति, कैपिटलिस्टिक पर्संस। यानी कि अगर आप देखें तो जो पूंजीपति है उसने इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट से डेवलप की उसने एक मशीनरी, उस मशीनरी से उसने किया प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन से उसने किया सेल, और उस सेल से उसने गेन किया प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट से उसने की सेविंग। यानी कि हम ये जो 6 स्टेप्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर हम इसको रिपीट ना करना चाहें तो एक वर्ड इसके लिए कौन सा है? तो दैट इज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, यानी कि आर्थिक क्रियाएं। तो यहां पर आर्थिक क्रिया की किसने? तो पूंजीपति ने की। अगर पूंजीपति आर्थिक क्रिया को कर रहा है तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था डेवलप होती है उसको कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है एडम स्मिथ, और इन्होंने ही सबसे पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बताया था। इनकी बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन, और इसी वजह से एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक बहुत ही जानदार कॉन्सेप्ट भी दिया। उन्होंने ये बताया कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने में सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो कैपिटलिस्टिक पर्सन्स का होता है। और कैपिटलिस्टिक पर्सन चाहे तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी हो उसको तेजी से बूम भी कर सकता है और उसे तेजी से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो चूंकि हर चीज आपको पॉजिटिव सेंस में लेनी होगी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट था हिडन हैंड का। यानी कि इकोनॉमी में अदृश्य हाथ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो एडम स्मिथ ने दिया। और हिडन हैंड किस इकोनॉमी का पार्ट है? तो वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का पार्ट है। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? ये तो थे वो लोग जिनके पास पैसा था। अगर मान लीजिए पैसे वाले जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, या दूसरा केस मान लीजिए पैसे वाले लोग है ही नहीं, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो देखिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करेगी फिर सरकार। अगर सरकार कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इन्वेस्टमेंट से मशीनरी डेवलप होगी, मशीनरी से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से सेल होगा, सेल से प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट से फिर सेविंग होगा। इसके लिए एक ही वर्ड है, कौन सा? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। किसने की? तो सरकार ने की। और जब सरकार इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को करती हैं, आर्थिक क्रियाओं को करती हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो डेवलप होती है उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? आंसर है सरकार करेगी। पूंजी कौन लगा रहा है? सरकार लगा रही है। मशीनरी कौन डेवलप कर रहा है? सरकार कर रही है। सेल कौन कर रहा है? तो सरकार कर रही है। सारे आंसर सोशलिस्टिक इकोनॉमी के जितने भी आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का आंसर होगा सरकार। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोडक्शन कौन करता है, मशीनरी कौन लगाता है, मार्केट जो प्राइस होगा उसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा, मूल्यों का निर्धारण कौन करेगा वस्तुओं की, तो उसका फिर आंसर होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में पूंजीपति, जबकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आंसर होगा सरकार। अब इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि कौन से देश में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है और कौन से देश में सोशलिस्टिक इकोनॉमी है? तो देखिए कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी है वो यूएसए की है, और जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वो रसिया और चाइना की है। इसके अलावा भी एक तीसरी इकोनॉमी है, और उस इकोनॉमी को डिस्कस करने से पहले ये भी आपको बता दिया जाए कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बताया किसने था। एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स।
जर्मनी के हैं इसलिए जर्मन। जर्मनी के कार्ल मार्क्स हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था इस सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में, और उनकी जो सबसे फेमस किताब है और उस किताब का नाम है दास कैपिटल। इसके अलावा एक तीसरी इकोनॉमी भी डेवलप होती है और उस इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब अभी आपने क्या देखा, जो कैपिटलिस्टिक पर्सन थे वो सारे काम कर रहे थे, सेकंड पार्ट पे आपने क्या पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है वो सारे काम कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट क्या है, दोनों मिल करके अगर काम करने लगे तो भी इकोनॉमी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती है और मजबूती के साथ बढ़ सकती है। तो देखिए ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, इस मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को दिया एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जेम्स मिनार्ड कीन्स, JM कीन्स, और ये कहाँ के हैं तो ब्रिटेन के हैं। इनकी बहुत ही फेमस किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और इन्होंने बताया कि अगर किसी देश की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है तो वो इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानी जाएगी और उस इकोनॉमी को ना तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है और ना ही तेज़ी से ख़त्म किया जा सकता है। और भारत में जो भी इकोनॉमी अपनाई जाती है वो कौन सी है, तो वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर जितना भी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है वो सभी के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो आपने पढ़ा ये इकोनॉमी का टाइप है और किसके बेस पर है, तो ये इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर आपने ये सब पढ़ा। अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेकंड पार्ट है मशीनरी का। अब देखिए मशीनरी कौन सी लगाई जाएगी, कैसी लगाई जाएगी, ये मैटर नहीं करता। एडवांस आप लगा सकते हैं, मैनुअल भी आप काम कर सकते हैं, उसके मशीनरी के बेसिस पर इकोनॉमी का कोई भी टाइप नहीं बनता। अब यहाँ पे थर्ड पे आ जाते हैं प्रोडक्शन की बात। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन किया जा सकता है केवल 3 सेक्टर में। वो 3 सेक्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि कृषि के क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा करके उससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और तीसरा क्या आता है, तो वो है हमारा सर्विस के एरिया में हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देखिए अगर किसी देश में जो GDP होती है उस GDP में, यानी कि उस देश की इनकम में, नेशनल इनकम में 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, और सेकंड क्या है वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट भी अगर 50% से ज़्यादा वही सेक्टर दे रहा हो। ध्यान से समझिएगा, किसी देश में कोई भी एक सेक्टर, कौन सा सेक्टर, एग्रीकल्चर, सर्विस या इंडस्ट्रियल, ये 3 में से कोई भी एक सेक्टर अगर 50% से ज़्यादा जो नेशनल इनकम है उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी 50% से ज़्यादा है, तो उस देश की जो इकोनॉमी होती है उस सेक्टर के बेस्ड इकोनॉमी कहलाती है। अब एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 अगस्त 15 को, तो उस समय हम लोग सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे थे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए जो लोग थे जिनको रोज़गार मिल रहा था वो 50% से ज़्यादा था। पहली कंडीशन, आज भी लगभग 49% से ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जुड़े हुए हैं। और जो नेशनल इनकम है, जो GDP थी, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी 50% से ज़्यादा था। इसी वजह से आप लोगों ने ये सुना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है भारत की। जनरली हम लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर आज का सिनेरियो हम लोग देखें तो आज के सिनेरियो में क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है,
तो वो लगभग 50% है एग्रीकल्चर सेक्टर का भारत में। लेकिन अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो लेस देन 17% है। इसका मतलब अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं रह गई, क्योंकि अब इन तीनों में सभी का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। कैसे, एक और बताते हैं आपको बात। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, 50% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत में जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो सर्विस सेक्टर का है। नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है, जबकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पहले जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थी, लेकिन आज के समय में फिर से क्या हो गई, मिक्स्ड इकॉनमी हो गई यहाँ पर भी। अब हम लोग तीसरा यहाँ पर बात करते हैं सेल की, बेचने की। अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो उसको बेचा जा सकता है दो एरियाज में बेचा जा सकता है। कौन कौन से वो दो एरियाज हैं? जिस कंट्री में बन रहा है केवल उसी कंट्री में बेचने की अगर परमिशन होगी, उसके बाहर नहीं बेच सकते, तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, कंट्री के साथ साथ दूसरे कंट्री में भी जा कर के उसे हम सेल करें। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक कंट्री अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्री में बेचती है तो वो दूसरी कंट्री भी अपने प्रोडक्ट्स को इस कंट्री में ला कर के बेचेगी। मतलब कहने का ये है, सेल के बेसिस पर जो इकॉनमी है वो दो टाइप की बनती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी? तो एक है ओपन इकॉनमी यानी कि खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरी बनेगी क्लोज्ड इकॉनमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए, जो खुली अर्थव्यवस्था है उसमें कोई देश दूसरे देशों के साथ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगा, मतलब आयात और निर्यात करेगा, अपना प्रोडक्ट वहां लग जाके बेचेगा और वहां का प्रोडक्ट अपने यहाँ पर बेचने की परमिशन देगा। अगर ऐसी कहीं पर इकॉनमी है तो उसे कहते हैं ओपन इकॉनमी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देखने को मिले तो वो आपका है भारत। हमारा भारत, यूएसए, चाइना के बहुत सारे देखिए प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आते हैं, अमेरिका के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे प्रोडक्ट भी अदर कंट्रीज़ में जाते हैं। इसका मतलब सेल के बेसिस पर हमारे यहाँ की जो इकॉनमी है वो कैसी है, तो वो ओपन इकॉनमी है। अगर अदर हैंड पे देखें तो यहाँ पर क्लोज्ड इकॉनमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। मतलब इफ अ कंट्री डज नॉट मेक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विद अदर कंट्रीज, अगर कोई देश दूसरे देशों के साथ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाए तो वो रहा नॉर्थ कोरिया और ब्राज़ील। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा और क्लियर पॉइंट बताते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इस विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना करता हो, तो नॉर्थ कोरिया को भी हम अगर देखें तो नॉर्थ कोरिया भारत के साथ में, चाइना के साथ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। तो इसका मतलब वहाँ की भी इकॉनमी कैसी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए वो हमें कहना चाहिए ओपन इकॉनमी है। लेकिन फिर भी हमने उसे क्लोज्ड इकॉनमी का एग्जाम्पल क्यों बताया, तो उसका कारण क्या है, ये जो नॉर्थ कोरिया है और ब्राज़ील है ये सिलेक्टेड कंट्रीज़ के साथ में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से चूंकि पार्शियल ओपन इकॉनमी है इसी वजह से हम उसको कह देते हैं क्लोज्ड इकॉनमी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो सेल के बेसिस पर क्लोज्ड इकॉनमी है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉफिट के बेसिस पर। प्रॉफिट के बेसिस पर अगर हम बात करें, अब देखिए प्रॉफिट, ये जो आप पढ़ रहे हैं इकॉनमी का पार्ट, ये किसी देश की है, तो प्रॉफिट भी जो होगा वो देश के लिए काउंट होगा। अगर प्रॉफिट जो काउंट हो रहा है वो किसी देश के लिए, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ के जो सिटीजन्स होंगे उनके बीच। और जब सिटीजन के बीच में उन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके देखा जाता है तो उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय।
यानी कि पर कैपिटा इनकम। इसमें इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, देश का नहीं लेते हैं, किसी घर का ले लेते हैं। मान लीजिए किसी घर में 5 मेंबर्स हैं, मेंबर्स जो हैं वो 5 हैं, और उस घर के सभी लोग मिलकर के जो कमा रहे हैं, पैसा जो अर्न कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से चाहे वो किसी जॉब से, वो है 20,000 रुपये। तो उस घर के प्रत्येक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम क्या होगा, तो वो होगा 4,000 रुपये। एक एग्जाम्पल आप अपने ऊपर लीजिए, पिताजी जॉब पर हैं और जॉब से उनको जो पर मंथ मिलता है वो 50,000 रुपये मिलता है, मंथली उनकी इनकम इतनी है। और आपके घर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या है 5, तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कितना खर्च किया जा सकता है, तो वो है 10,000 रुपये। यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो वो 10,000 रुपये है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, 50,000 अकेले तो पिताजी जी कमा रहे हैं, आप और आपके जो भाई बहन हैं वो तो कमाते ही नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों किया गया, तो देखिए प्रति व्यक्ति आय ही दिखाती है ग्रोथ रेट को। हर देश का अलग अलग तरीका होता है प्रति व्यक्ति आय को निकालने का, और कभी कुछ ऐसे भी देश होते हैं जो अपनी ग्रोथ जो है वो जीडीपी के बेस्ड में निकालते हैं, जैसे भारत में जीडीपी को बेस्ड बना करके वहाँ पे ग्रोथ निकाली जाती है। और कुछ ऐसे भी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय से उस देश की ग्रोथ को देखा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि उस देश ने जितना भी प्रॉफिट किया, प्रॉफिट मतलब उसकी जितनी भी इनकम हुई, उस इनकम से अगर हम उस देश की टोटल जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दें तो हमें निकल के आएगा पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। और ये जो प्रति व्यक्ति आय निकल के आई है, ये प्रति व्यक्ति आय अगर $12,000 पर एनम, यानी कि वर्ष में $12,000 की निकल के आ रही है उस देश की प्रति व्यक्ति आय, तो फिर ऐसे देशों को कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज। फिर से देख लीजिए, अगर किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय $12,000 का मतलब है, अगर उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं और $1 की कीमत 70 रुपये मान लेते हैं, तो लगभग 8,40,000 रुपयों की बात हो रही है। अगर प्रति व्यक्ति उस देश के प्रति व्यक्ति जो आय है वो $12,000 यानी कि 8,40,000 रुपये निकल के आ रही है, तो ऐसे कंट्री को कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन अगर मान लीजिए प्रति व्यक्ति जो आय है वो $12,000 से कम है, तो ऐसे कंट्रीज को कहा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज। अब आप खुद बताइए, भारत डेवलप्ड है या डेवलपिंग है? अगर पता करना है तो आप पता कर लीजिए कि $12,000 क्या प्रति व्यक्ति आय है हमारे देश में सबकी। अगर नहीं है तो डेवलपिंग कंट्रीज। चाइना में है, नहीं है तो डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम $12,000 से कहीं ज़्यादा होगी, और इसी वजह से वो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं और हम लोग जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं। एक दूसरा भी तरीका है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में पता करने का, और वो सीधा सा तरीका क्या है कि अगर किसी देश की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल मतलब वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं और वो मेन फोकस जो कर रही हैं वो प्रोडक्शन पे कर रही हैं, प्रोडक्ट बनाने पे कर रही हैं, तो मान लीजिएगा वो जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी अगर उस देश की है तो वो इकोनॉमी जो है वो प्रेफर किसको करती है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज को प्रेफर करती है। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो इकोनॉमी होती है वो बेसिकली सर्विस बेस्ड इकोनॉमी होती है। हम लोग मतलब उस देश के जो लोग होते हैं वो सर्विस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, भारत में अगर अभी आप देख रहे होंगे तो सर्विस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा जो है वो पैसे आ रहे थे, लेकिन अभी आपने देखा 2014 के बाद में
मोदी की जब सरकार बनी उसके बाद में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इवन इस कोरोना काल में भी 20 लाख करोड़ रुपए जो दिए गए उसमें एक ही मंत्र दिया गया और वो है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत को बनाने में जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, उस नेतृत्व में ये कहा गया कि हमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा। अगर हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसका मतलब हम इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे। अगर हम इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो अदर कंट्रीज़ पर कम होगी। वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, वो टॉय में भी हो सकता है इंडस्ट्रीज लगाने का, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। अगर आप अभी करंट सिनेरियो देखेंगे तो चाइना और भारत के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ, इस डिस्प्यूट के बीच में ही बहुत सारी डिफेंस डील भी की गई। और ये जो डिफेंस डील्स हैं, ये डिफेंस डील्स किसके साथ में की गई है? तो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में की गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं पहले से और वो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ पर अब खरीद रहे हैं। वही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आप जितने भी इंडस्ट्रीज लगाएंगे उसका सपोर्ट बैंक से मिलेगा और आगे चल करके अगर हम इस इंडस्ट्रीज को डेवलप कर लेते हैं तो हम भी आगे चल करके भविष्य में, इन फ्यूचर में, हमारे देश की जो इकॉनमी होगी वो भी डेवलप्ड इकॉनमी हो जाएगी। हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकॉनमी हमारे भारत की हो जाएगी। अगला जो यहाँ पर पॉइंट आता है दैट इज सेविंग का। अब सेविंग के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, इसको आगे वाले जब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बैंकिंग का तो वहाँ पर आपको सेविंग के बहुत सारे मेथड्स बताए जाएंगे। ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो था इकोनॉमी के बारे में, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में। अब जितना भी है इसको आप करंट सिनेरियो में देख करके चलिए। आप अपने डेली लाइफ में अगर आप देखेंगे तो यही जो 6 पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के, यही सारे 6 पॉइंट्स आप करते हैं। न्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे तो यही सारे 6 पॉइंट जो है वो कोई कंट्री भी करता है। जो आप कर रहे हैं वैसा ही कंट्री कर रहा है, वही सब लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इकोनॉमी बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी, बहुत ही सरल शब्दों में आपको इकोनॉमी समझ में आने लगेगी। लेकिन क्या होगा इकोनॉमिक्स का? तो इकोनॉमिक्स की बात हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में अभी बताया आपको कि मिनिमम रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना हमें सिखाती है ये इकोनॉमिक्स। लेकिन दिमाग में, मन में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों कर रही है? भाई मिनिमम रिसोर्सेज है, मेरा रिसोर्स है, उसको हम चाहे कम यूज़ करें चाहे हम उसको ज़्यादा यूज़ करें, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? तो यहाँ पर देखिए जो इकोनॉमिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका ऑब्जेक्टिव है जनरल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। जनरल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से कोई भी लिविंग यानी कि ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, वो जनरल प्रोडक्ट्स में आते हैं। जैसे हॉस्पिटल, ये सारा जनरल प्रोडक्ट्स में आता है। फूड जनरल प्रोडक्ट्स में है। घर जनरल प्रोडक्ट्स में है, क्योंकि घर नहीं होगा, आज खुले आसमान के नीचे अगर कोई व्यक्ति रहेगा, सर्दी गर्मी बरसात में ही मर जाएगा, बीमारी से ही मर जाएगा अगर हॉस्पिटल उसके पास नहीं होगा। तो यही सारे जनरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है जनरल प्रोडक्ट्स का, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर जो इकोनॉमिक्स है, देखिए इकोनॉमी अब खत्म हो चुकी है, वो पूरा पार्ट आप लोगों ने द एंड कर दिया। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अर्थशास्त्र की कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो अर्थशास्त्र है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक होती है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी है गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है, एक एक चीज समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी देश के जो नागरिक हैं उनकी इनकम नहीं है,
अगर इनकम नहीं है तो वो बिना किसी भोजन या पानी के या स्वास्थ्य सेवाओं के वो मर जाएंगे। अगर वो मर जाएंगे तो भी उस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर उनके पास सामान्य वस्तुएं नहीं है, जनरल प्रोडक्ट्स नहीं है, तो जनरल प्रोडक्ट्स क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो यहाँ पर फिर काम कौन करता है? तो सरकार करती है। और सरकार फिर क्या करती है? उन सभी जनरल प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देने लगती है या वो सब्सिडी देती है। या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी या तो वो सब्सिडाइज रेट पे कर देगी, जो तय कीमत है उससे कम पे कर देगी। तो आपने एक चीज यहाँ पे क्या नोटिस की, उस देश के जो लोग हैं उनके पास पैसे की कमी है। मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऐसी होगी जिसके पास पैसे की कमी है। अगर पैसे की कमी है तो इसका मतलब उस देश के जो लोग होंगे वो टैक्स भी नहीं देते होंगे गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पहुंचेगा तो सोचिए वो कैसे काम करेगी? फिर वो लोन लेकर के काम करेगी और कहीं ना कहीं देश की जो संपत्ति होगी उसे ही बेचती रहेगी। एक तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मार्केट का, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो कीमत होगी वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ मार्केट में कम है तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत ज़्यादा है। डिमांड सप्लाई आगे एक चैप्टर है बहुत अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी आप सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाइए। अगर मार्केट में कोई चीज़ कम है तो उसकी कीमत ज़्यादा है और उस कीमत पर, ज़्यादा कीमत पर अगर कोई खरीद रहा है तो इसका मतलब उसके पास जो है परचेजिंग पावर मतलब उसके पास जो पैसा है वो ज़्यादा है। अगर जब जो कंट्री के लोग हैं, जो जनता है, उसके पास पैसा ज़्यादा है तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो मार्केट का हो रहा है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ लिंक कर लीजिए, पैसा ज़्यादा है तो इसका मतलब टैक्स उस गवर्नमेंट के पास ज़्यादा जाएगा। अगर टैक्स गवर्नमेंट के पास ज़्यादा जाएगा तो उस गवर्नमेंट के पास में जब ढेर सारा पैसा होगा तो वो तेज़ी से डेवलपमेंट भी कर सकता है। एग्जाम्पल भी अभी सब बताएंगे, लेकिन पहले आप इन दोनों पे फोकस कर लीजिएगा। अभी आपने देखा कि जहाँ पर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वहाँ पर जो जनता है वो गरीब है। जहां पर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पर आपने देखना उस देश की जो जनता है वो अमीर है और अमीर होने की वजह से ना तो गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी देगी ना तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज देगी। अब जो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो है मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मिश्रित जो वितरण है वो। ये मिश्रित डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो इसका मतलब वहां पर रिच भी हैं और वहां पर पुअर भी हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपने देखा कि सब के सब पुअर हैं, यहाँ पर आपने देखा कि सब के सब बहुत अमीर हैं। लेकिन मिक्स्ड वाले में आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपको अमीर भी मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको गरीब भी मिल रहे हैं। अब आप जरा भारत के बारे में सोचिए, क्या भारत में बहुत सारे लोगों को चीज़ें जो हैं वो कम कीमत पर मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए राशन कार्ड के तहत, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो अनाज है वो गरीब लोगों को कम कीमत पर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? पहला, जो हम लोग घरों में सिलेंडर यूज़ करते हैं, जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स होते हैं, इन सिलेंडर्स पर क्या सब्सिडी मिलती है कि नहीं मिलती है? अब आ जाइए डीजल और पेट्रोल पे। क्या डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आप देखते होंगे कि पर डे घटती और बढ़ती रहती हैं। इसका मतलब डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो मार्केट डिसाइड कर रहा है। सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है, राशन पर सब्सिडी दी जा रही है, इसका मतलब मार्केट और गवर्नमेंट दोनों है। इसका मतलब भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम गरीब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में आप कभी भी नहीं देखेंगे, कभी भी आप पढ़ेंगे नहीं कि वहाँ पर चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडी पर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सभी जो लोग हैं वो अमीर हैं और इसी वजह से वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
केन्या वगैरह देश के बारे में जाना होगा आपने, अगर कभी सुना होगा तो केन्या वगैरह में क्या है कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडी पर ही देती है। वहाँ पे मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब गरीब से गरीब देश हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, आपको कौन सी कंट्री अच्छी लगती है? केन्या जैसी कंट्री अच्छी लगती है, भारत या अमेरिका? इमोशनल टच को थोड़ी देर के लिए अलग कर दीजिए। किसी से भी आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि अमेरिका जैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो अमेरिका जैसी फैसिलिटीज़ तब होंगी जब भारत में ये सब्सिडी और जो फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाली चीज़ें हैं इनको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना टैक्स का कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुँचता है, उस टैक्स के कलेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा इस सब्सिडी और ये चीज़ों को फ्री देने में ही ख़त्म हो जाता है। और इसी वजह से भारत में तेज़ी से ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती। और इसी वजह से आप देखिए, हर देश चाहता है उसके यहाँ पर जो लोग हों उनकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो, वो अमीर हो जाए, खुद में सक्षम हो जाएं। क्योंकि अगर वो खुद में सक्षम हो जाएंगे तो वहाँ पर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर वहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, वो जो देश है, वो डेवलप्ड ज़्यादा होगा। वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। ये तो था इकोनॉमी के बेस पर, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। इकोनॉमिक्स के 3 पार्ट यहाँ पर बन गए। अब इकोनॉमिक्स के टाइप क्या है? इकोनॉमिक्स के 2 टाइप हो सकते हैं। कौन कौन से? तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर सारा रिसर्च जितना भी है वो किसी एक के लिए किया जाए, दूसरा क्या हो सकता है, सभी के लिए किया जाए। अगर सारी एनालिसिस किसी एक के लिए की जा रही है तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन वो अगर सभी के लिए की जा रही है तो उसी को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब छोटे से बड़ा। ये ध्यान रखिएगा बस। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति की इनकम की बात होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर सभी व्यक्तियों की इनकम की बात होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक सेक्टर की बात होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सभी सेक्टर्स की बात होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स के टाइप होते हैं। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। इसको अच्छे से समझ करके अब आप जब न्यूज़ चैनल्स देखेंगे या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। जो विरोध लोग करते हैं उन विरोधों से हट करके आप समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट की एग्जैक्टली पॉलिसी है क्या, और वो पॉलिसी इस देश के लिए, हमारे व्यक्तिगत की बात मत करिएगा, इस देश के लिए कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। आज के इसी टॉपिक के साथ में ख़त्म करते हैं द एंड। थैंक यू क्लास। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।